मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं इस वक्त जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर मौजूद हूं। समूचे देश ने देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को खो दिया। मैं तस्वीरें आपको उनके घर के बाहर की दिखाती हूं। आप देखिए, इस वक्त मीडिया का जमावड़ा है क्योंकि शाम तक उनका पार्थिव शरीर यहीं पर इसी घर पर लाया जाएगा। उसके बाद कल उनके अंतिम दर्शन होंगे और फिर अंतिम संस्कार होगा। देश ने एक ऐसे योद्धा को खोया जिसकी सेवा 4 दशक से ज्यादा भारतीय सेना के लिए रही और इसको लेकर के यहाँ पर गतिविधियां काफी ज्यादा रहने वाली हैं क्योंकि कई लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। हर गतिविधि पर हमारी नजर रहेगी और देखिए कि जनरल बिपिन रावत जो भी बोलते थे स्पष्ट बोलते थे, सीधा बोलते थे। आर्मी में उनकी सेवा रही, आर्मी चीफ रहे, उसके बाद 2 साल तक वो सीडीएस के पद पर रहे। दूरगामी उनकी सोच थी, एक ऐसे योद्धा क्योंकि जिन्होंने भारतीय सेना को उसके शिखर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। और देखिए सशस्त्र बलों को, भारतीय सेना को कैसे उसका आधुनिकीकरण किया जाए, इसको उन्होंने बताया। एक बार फिर से अजय तस्वीरें आप दिखाइए। ये देखिए, ये बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है क्योंकि इस बैरिकेडिंग के आगे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। सिक्योरिटी यहाँ पर काफी ज्यादा टाइट है और कल यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे उनके घर पर। इसके अलावा आर्मी चीफ पहुंचे थे और आज भी कई खास लोग यहाँ पर पहुंचेंगे क्योंकि एक असहनीय दर्द है उनके परिवार के लिए, उनकी 2 बेटियों के लिए। कभी नहीं कम होने वाला वो दर्द है। 2 बेटियों ने अपने पिता को खोया। 2 बेटियों के सर से उनके माता पिता दोनों का साया चला गया। और देखिए, जीवन के अंतिम क्षणों में भी वो लेक्चर देने जाने वाले थे जहां पर कैसे आज के युवाओं को मजबूत किया जाए, भारतीय सेना के लिए उनकी तैयारी क्या होनी चाहिए, ये उन्होंने बताया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और देखिए, सीडीएस रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी हेलीकॉप्टर में सवार थी जो कल क्रैश हो जाता है। इस बेहद दर्दनाक घटना पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेताओं ने दुख जाहिर किया। ये दर्दनाक हादसा तमिलनाडु के कुन्नूर के पास 1 रोज पहले दोपहर को हुआ। आज शाम जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचेगा। शुक्रवार सुबह 11 बजे से 2 बजे तक आम लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे पाएंगे। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार दिल्ली कैंट में होगा। शुक्रवार को उनके कामराज मार्ग स्थित आवास से बरार स्क्वायर शमशान घाट तक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। और कल हर कोई उम्मीद कर रहा था कि कोई चमत्कार हो जाए क्योंकि ये जो प्लेन क्रैश हुआ इसमें हमने 13 योद्धाओं को खो दिया, जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे, उनकी पत्नी मधुलिका थी और अभी एक अफसर इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। 14 लोग उस प्लेन में सवार थे। मेरे सहयोगी इस वक्त अमित पांडे मेरे साथ लाइव मौजूद है। अमित, आप बिपिन रावत के घर के बाहर मौजूद हैं। दिन भर क्या वहां पर रहने वाला है, कौन कौन लोग पहुंचे हैं? देखिए, इस वक्त हम उनके घर के दूसरी ओर जसप्रीत मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें मूवमेंट देखने को मिल रही है। जसप्रीत, अगर आप तस्वीरों में देखें तो ये ठीक पीछे दूसरे साइड की जो एंट्री है, यहाँ पर जो ट्रैफिक के मुकम्मल इंतजाम किए हैं। अब से थोड़ी देर पहले सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी अंदर गए हैं और संभवतः उनके परिवार से मिलने, ये अरेंजमेंट देखने की पार्थिव शरीर जब लाया जाएगा उनका और उनकी पत्नी का, तब वो किस तरीके से रखा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा। कल करीब 3 घंटे से 4 घंटे तक यहाँ पर रहेगा और जब जनता आएगी तो किस ओर से जाएगी, किस ओर से निकलेगी। तमाम वीआईपीज़ का मूवमेंट होगा। तो सारे जो इंतजामात हैं आर्मी प्रोटोकॉल के मुताबिक, नियम के मुताबिक इस जगह पर सुनिश्चित किए जा रहे हैं क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, वो सेना के उच्चतम पद पर आसीन थे। तो इसलिए पूरे सम्मान के साथ सारी गतिविधियां होनी चाहिए, चाहे उनका पार्थिव शरीर जब आए यहाँ पर, चाहे रखा जाए या फिर लोग उनके दर्शन करें या फिर अपनी अंतिम यात्रा के लिए यह भारत माँ का महान सपूत निकले। बिल्कुल अमित, भले ही जनरल बिपिन रावत हमारे साथ नहीं है, हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उपलब्धियों की एक लंबी फेहरिस्त है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए है। वो एक ऐसी विरासत देश के लिए छोड़ गए हैं जो उनके जीवन से हमेशा सीख लेने की कोशिश रहेगी क्योंकि एक हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और देखिए, जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होता है, क्योंकि सीडीएस से सर्वोच्च पद पर वो थे और उसके बाद पूरी तकनीकी वहां पर जांच होती है, लेकिन वो जांच का विषय है कि आखिर क्या क्या खामियां रहीं। लेकिन कल अंतिम क्षणों में भी उनको भाषण देना था डिफेंस कॉलेज में, जिसमें उनका परिवार, उनके साथ उनकी पत्नी मौजूद थी और कल ये हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। आज उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर आएगा।
तमिलनाडु के कुन्नूर में यह हादसा होता है और वहां पर तो सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। लेकिन समझिए कि कल जब ये खबर आई, हर कोई शोकाकुल है, हर कोई गमगीन है और उनका परिवार जिसमें उनकी 2 बेटियां हैं और देखिए उनकी पत्नी जो हर वक्त उनके साथ रहती थी और जब वो फौज में, क्योंकि 16 मार्च 1958 का जन्म हुआ था जनरल बिपिन रावत का, उसके बाद उनका परिवार भी सेना में रहा, उनके पिता भी ऑफिसर थे और पीढ़ियों तक देश की सेवा की है। देखिए वो हमेशा एक संदेश देते थे आने वाली पीढ़ियों को कि जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो उस पर अडिग रहिए, जब आप निर्णय पर अडिग रहते हैं तो फिर सफलता की सीढ़ियां आपके लिए खुलती हैं। ये जनरल बिपिन रावत का लक्ष्य था और जनरल बिपिन रावत जब वो आर्मी चीफ थे उस वक्त जम्मू कश्मीर में, चाहे हम ऑपरेशन ऑल आउट की बात करें, और उन्होंने ये बताया था सरकारों को कि जब सेना को खुली छूट दी जाएगी वो तो दुश्मनों को उनके घर में जाकर के मारेंगे और यही किया भी जनरल बिपिन रावत ने। चाहे फिर हम उनके कार्यकाल को देख लें बतौर आर्मी चीफ, उसके बाद बतौर सीडीएस की किस तरीके से तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन हो। और इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ विनोद दत्ता मौजूद हैं। विनोद जी, जनरल बिपिन रावत तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन एक लंबी फेहरिस्त है उपलब्धियों की जो वो बीच में वो विरासत वो छोड़कर गए हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जनरल रावत ने जिस तरह से अपनी पूरी जो स्ट्रेटजी थी वो बनाई थी, क्योंकि वो पहले आर्मी चीफ रहे थे और उसके बाद उनको सीडीएस नियुक्त किया गया था, तो ये सशस्त्र सेनाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी कामयाबी थी कि एक एक्सपीरियंस्ड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को सीडीएस के चेयर पे काबिज किया, क्योंकि उनके अंदर इस तरह की विजन थी, इस तरह की स्ट्रेटेजिक विजन थी, इस तरह की उनकी सोच थी कि उन्होंने जो मॉडर्न वॉरफेयर के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जैसे थिएटराइजेशन ऑफ कमांड्स, क्योंकि ये देखा जाता था कि कई अपने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में साइलोज थे, क्योंकि मैं खुद कारगिल वार में रहा हूं, तो वहां ये देखा गया था कि कई बार उस दर्जे का समन्वय उन सेनाओं में नहीं हो पाता था, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो या नेवी हो, और ऑपरेशंस में कई बार डिले होती थी। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने थिएटराइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की बात की। उनका मानना यह था कि जो ब्रिटिश टाइम से हमारा ऑर्गेनाइजेशन चला आ रहा है, उसमें अब जो मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक्स हैं या जो टैक्टिकल बैटल एरिया के कॉन्टूर्स हैं, उनको पढ़ते हुए उन्होंने इंटीग्रेटेड बैटल कॉन्सेप्ट का जो सृजन किया और उसको टेस्ट बेड पे भी उतारा गया और वो काफी कामयाब सिद्ध हुआ। तीसरी चीज उन्होंने, देखिए हम 2 फ्रंट वॉर की बात करते हैं, उन्होंने ये बताया कि भाई 2.5 फ्रंट्स पे भी हमें अपने आप को ध्यान देना पड़ेगा, या जिस तरह की सीमाओं पे जमावड़ा हो रहा है या जिस तरह के पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस उभर के आ रही हैं या चाइना पाक कॉल्यूजन चल रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमें 2.5 वॉर्स पे ध्यान देना चाहिए। वो एक बड़े कुशल सैनिक थे और बहुत अहम बात बता रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी चले गए। 63 साल उनकी उम्र थी और जो सुधारों की आप बात कर रहे हैं अभी तो उसका असर दिखना शुरू हुआ था। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी, अगर आप अमेरिकन आर्मी को भी देखें तो अमेरिकन आर्मी ने करीब 50 साल लिए उनका जो हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन था उसको रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए। तो जिस रफ्तार से बिपिन रावत साहब कर रहे थे और जिस तरह से सरकार का साथ था पूरा और उनको पूरी खुली छूट थी कि वो स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स को करें जिससे हमारी सशस्त्र सेनाएं और पावरफुल हो और इफेक्टिव हो और जो हमारे थ्रेट्स हैं उनको काउंटर कर सके, तो उन्होंने अपना स्वच्छंद रूप से सारे आर्मी कमांडर्स को ऑन बोर्ड लेते हुए, सारे सर्विस चीफ्स को ऑन बोर्ड लेते हुए इन जो नए कॉन्सेप्ट्स थे उनको टेस्ट बेड पे लाया। और देखिए थिएटराइजेशन का उनका जो टाइमलाइंस थी वो 2030 सितंबर 2022 की थी, उन्होंने उसको कुछ ही दिन पहले अप्रैल 22 घोषित किया। तो लोगों ने उनसे कहा कि साहब इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, उसने कहा नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, हमारे साथ रहिए अमित पांडे, मेरे सहयोगी भी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। अमित, आप बताइए क्या तस्वीरें इस वक्त आप हमें दिखाने वाले हैं? देखिए तस्वीरें मैं सीधे आपको दिखाने वाला हूँ। इनका घर है और
ठीक यहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद कोई एक महत्वपूर्ण वीआईपी आने वाला है, इसीलिए उसके मद्देनजर जसप्रीत सारे जो अरेंजमेंट है वो किए जा चुके हैं। इस वक्त जनरल रावत के घर एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी की टीम पूरी की पूरी मौजूद है और इसकी खास तस्वीरें हमने दिखाई हैं। वहाँ पर पूरे मुकम्मल इंतजाम किए जा रहे हैं कि जब उनका पार्थिव शरीर जब शाम को आएगा, उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर आएगा तो कहाँ पर रखा जाएगा, क्योंकि वरिष्ठतम अधिकारी थे। अंतिम यात्रा के लिए भारतीय सेना कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, सारे प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाएगा और दिन भर जब हम यहाँ रहेंगे एक एक करके अभी जो वीआईपी आएंगे हम उनकी लगातार तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे। इससे पहले कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके परिजनों से मुलाकात की थी, सेना प्रमुख ने मुलाकात की थी, तो आज दिन भर उनके पार्थिव शरीर के उनके घर से पहुंचने से पहले वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों का लगातार इस जगह इस घर पर दौरा रहेगा और तमाम वो मुकम्मल इंतजामात किए जाएंगे जो कि दिए जाने चाहिए पूरे सम्मान के साथ इस वरिष्ठतम सैन्य अधिकारी को। बिल्कुल, तो अंतिम विदाई उनको दी जाएगी और देखिए देश सेना के सर्वोच्च पद पर थे बिपिन रावत और आज उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। और ये तस्वीरें जरा देखिए, कल जो ये बड़ा हादसा हुआ था उस हादसे से कुछ देर पहले की ये तस्वीर है। न्यूज़ 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी जगह पर ये दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों की मौत हो गई है। कल का दिन पूरे देश के लिए बेहद दुखद दिन और हर कोई यही उम्मीद लगा रहा था कि इस हादसे में जो लोग भी घायल हुए हैं उनकी जान बच जाए। हर किसी के मन में चिंता थी, भय था, डर था, लेकिन शाम होते होते तस्वीर साफ हो गई। 14 लोग जो सवार थे इस हेलीकॉप्टर में, उनमें से 13 लोगों की मौत हो गई। देश के सबसे बड़े सपूत को कल पूरे देश ने खो दिया और ऐसे हर कोई अपनी नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर हादसे से कुछ देर पहले की है। सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर का ये वीडियो है। इसी हेलीकॉप्टर में वो सवार थे। संदीप इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संदीप, हादसे से कुछ देर पहले का वीडियो हम देख रहे हैं, लोग भी वहां पर मौजूद हैं, क्या चल रहा था उस वक्त? देखिए, जिस तरीके से तस्वीरें साफ देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर जो है वो बादलों में घुस रहा है, यानी कि वेदर जो है वहाँ पे पैक था और इस वक्त मैं खुद उसी इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पे पूरी तरीके से जो है क्लाउड जो है इस वक्त आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वेदर कभी भी जो है वो चेंज हो जाता है सडनली। हालांकि हेलीकॉप्टर को जब भी उड़ान के लिए तैयार किया जाता है तो उससे पहले इस तरीके से सारे वेदर जो पैरामीटर्स है, वेदर स्टेटस जो है उसको चेक किया जाता है। लेकिन पहाड़ों में जो है जो मौसम है वो कभी भी बदल सकता है, लिहाजा इस तरीके से देखा गया कि ये क्रैश हुआ। लेकिन अभी फिलहाल जो है कोशिश यही है कि जितने भी ऐसे मॉडल रिमेन्स हैं उनको जो है जल्द से जल्द दिल्ली लाया जाए। अगर हम लोग कार्यक्रम की बात करें तो अभी 10 से 11 के बीच में जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वो सभी जो मृतक हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद 12 बजे के आसपास यहाँ से जो है बॉडीज को जो है सुलूर लेके जाया जाएगा और वहाँ से फिक्स विंग से शाम तकरीबन 4 बजे के आसपास जो है सारी बॉडीज जो है मॉडल रिमेन्स जो है वो दिल्ली पहुंचेंगी। लेकिन ये एक कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये दुनिया के सबसे बेहतर और सबसे सेफ हेलीकॉप्टर्स में माना जाता है और उसके बाद इस तरीके का हादसा होना, क्योंकि हादसे के कई वजह हैं, तकनीकी कारण भी हो सकता है और क्योंकि ये यहाँ पे जो है अगर बहुत ज्यादा क्लाउड हो जाता है तो हेलीकॉप्टर को थोड़ा नीचे उड़ाना पड़ता है, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं होगी तो हेलीकॉप्टर जो है वो पहाड़ों में क्रैश हो सकता है। तो और उसी वजह से जो कई बार ऐसा होता है कि हेलीकॉप्टर्स को एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे उड़ाना पड़ता है। लेकिन अभी चूंकि क्रैश के कारणों का पता नहीं है, लेकिन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश से पहले जो है उड़ता हुआ नजर आ रहा है वहाँ पे। बिल्कुल, और ये तस्वीर हम देख रहे हैं, आप देखिए पूरा का पूरा ये जो एरिया है वो जंगल से पटा हुआ है, डेंस फॉरेस्ट है और अक्सर संदीप हम देखते हैं कि ऐसे इलाकों में बादलों का डेरा रहता है। हालांकि शुरुआती तौर पर अभी यही कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मौसम की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ हो, लेकिन अभी फिलहाल जो जांच चल रही है उसको लेकर कोई अपडेट सामने आया है?
क्या अपना एक बार सवाल दोबारा से दोहराएंगे? यहाँ पे थोड़ा सिग्नल। बिल्कुल संदीप, सवाल यही है कि क्योंकि शुरुआती तौर पर यही कहा जा रहा है कि मौसम एक बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि जिस हेलीकॉप्टर में ये 14 लोग सवार थे वो सेफेस्ट हेलीकॉप्टर वायुसेना का है, तकनीक से लैस है, और ऐसे में क्या सबसे बड़ी वजह मौसम ही हो सकती है इस हादसे के पीछे की? बिल्कुल, देखिए मौसम एक बड़ा कारण हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो है अभी आप देख सकते हैं कि 9:15 के आसपास का समय है और इस वक्त पूरा का पूरा वैली जो है, जो कि मैं देख पा रहा हूँ, पूरा का पूरा वैली जो है वो क्लाउड से भरा हुआ है। यानी कि यहाँ पे किसी भी वक्त या इस वक्त जो है वो फ्लाइंग कंडीशंस नहीं है, क्योंकि मैं खुद देख सकता हूँ कि यहाँ पे फ्लाइंग कंडीशंस नहीं है, क्योंकि कभी भी जो है बादल एकदम से सडनली बहुत ज्यादा बादल नीचे आ जाते हैं घाटी में, और इस वजह से जो है यहाँ पे फ्लाइंग ऑपरेशन जो है बहुत सोच समझ के किए जाते हैं। क्योंकि ये एक वीवीआईपी मूवमेंट था और इस मूवमेंट से पहले जो है हर तरीके की जो तकनीकी जो जांच होती है हेलीकॉप्टर्स की वो की गई थी, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीवीआईपी है तो इसीलिए जो है ये तकनीकी जांच की गई। नॉर्मली जो है जब भी कोई फ्लाइट होती है, फ्लाइंग होती है, और उससे पहले प्रॉपर जो है सिक्योरिटी चेक किया जाता है, सारी मशीनरी चेक की जाती है, उसके बाद ही जो है फ्लाई होता है। यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर अगर वहाँ रुकता भी है, कहीं पर आके रुकता है, इंजन बंद होता है, उसके बाद फिर अगर आपको फ्लाई करना पड़ता है तो उसको दोबारा से पूरा चेक करने के बाद ही जो है उसको उड़ाया जाता है। तो ये एक एसओपीज है फ्लाइंग के लिए। लेकिन अभी फिलहाल ये वेलिंगटन के पास का जो इलाका है ये ऊंचे पहाड़ हैं और यहाँ पे कई अलग अलग जगह पे, यानी कि एक वैली में जाते हैं तो वहाँ पे मौसम साफ है, लेकिन सडनली दूसरी वैली में अगर पहुंचते हैं, रोड क्रॉस करते दूसरी वैली में पहुंचे तो वहाँ पे जो है पूरी तरीके से वो बादलों से घिरा हुआ है। तो ये मौसम जो है वो बहुत बड़ा कारण है, जो है वो सबसे ज्यादा कहते हैं कि मौसम के चलते जो है दुर्घटनाग्रस्त ज्यादा होते हैं, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो बहुत लो हो जाती है। क्योंकि ये हेलीकॉप्टर जो है एक उन्नत हेलीकॉप्टर है, सुरक्षा के मामले में इसको काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये अगर हादसा हुआ है तो जांच के बाद पता लग पाएगा कि इस हादसे की वजह क्या है। बिल्कुल आधुनिक तकनीकों से लैस ये हेलीकॉप्टर है मी 17 P5 और ये वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही हेलीकॉप्टर है जिसमें सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत 14 लोग सवार थे और बेहद दुखद दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 13 लोगों की मौत हो चुकी है। ये तस्वीर, ये वीडियो आप देखिए, हादसे से कुछ देर पहले का ये वीडियो है। यही वो हेलीकॉप्टर जो कि बेहद सेफेस्ट हेलीकॉप्टर माना जाता है, बेहद ताकतवर डबल इंजन वाला हेलीकॉप्टर, और इसी में ये तमाम वीवीआईपी मौजूद थे, सवार थे। एक कार्यक्रम में पहुंचना था, लेकिन कार्यक्रम से कुछ दूरी पहले ही ये बड़ा हादसा हुआ है, दर्दनाक मौत हुई है। और अब इस पूरे मामले को लेकर अब जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। संदीप लगातार हमारे साथ मौजूद है। संदीप, जानना चाहेंगे ये जो पूरा का पूरा इलाका है, क्योंकि देखिए 9 लोग दिल्ली से आए थे और फिर क्रू मेंबर्स 5 क्रू मेंबर्स इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, यानी कि कुल 14 लोग मौजूद थे। ऐसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। तो ये जो हादसा हुआ है, जिस जगह पर हुआ है, वो कार्यक्रम स्थल से कितना दूर पहले हुआ? देखिए, जहाँ पे सीडीएस जनरल बिपिन रावत को जाना था, वेलिंगटन का जो स्टाफ कॉलेज है वहाँ पे उनका लेक्चर था, और बाय रोड अगर हम लोग बात करें तो 3 से 4-5 किलोमीटर के आसपास होगा जहाँ पे क्रैश हुआ। यानी कि जहाँ पे इस हेलीकॉप्टर को लैंड करना था उससे महज 5 मिनट पहले जो है वो क्रैश हुआ है। यानी कि उस वक्त वो लैंडिंग मोड में था, यानी कि वो नीचे उतर रहा था और उस वक्त ही पैक हुआ, और शायद इसी वजह से जो है वो बादलों में घुस गया। और उसके बाद शायद हो सकता है कि चूंकि बादलों में भी काफी सारी दिक्कतें हो सकती हैं, जो एवियोनिक्स हैं उसमें भी इश्यूज हो सकते हैं, तकनीकी खराबी आ सकती है। इसी के चलते जो है अब फिलहाल जो है यहाँ पे वेदर जो है, अगर मैं देख सकता हूँ कहीं कहीं साफ है वेदर, लेकिन जैसी दूसरी वैली में जाते हैं तो सडनली जो है वहाँ पे काफी बादल नजर आते हैं। तो ये पहाड़ों में इस तरीके की दिक्कत है। वेलिंगटन से जहाँ पे इनको लेक्चर दिया तो वहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है जी। और न्यूज 18 पर ये एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो न्यूज 18 पर सबसे पहले आप देख रहे हैं, जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर का आखिरी वीडियो है। ये वीडियो जो कि जनरल रावत के हेलीकॉप्टर का आप देख रहे हैं, ये आखिरी वीडियो। कार्यक्रम में पहुंचने से पहले इसी हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत 14 लोग सवार थे। और कल ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। 9 बजे के आसपास, सुबह 9 बजे के आसपास जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी मधुलिका समेत 9 लोगों के साथ
सवार होकर यहां पर पहुंचे थे एयरफोर्स स्टेशन सुल्लूर और यहां से फिर मी-17 V5 में सवार होकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना था, लेकिन कार्यक्रम से 16 किलोमीटर पहले ही ये दर्दनाक हादसा हुआ और वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने इस वीडियो को बनाया इस हेलीकॉप्टर का, जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं। ये वीडियो आप देखिए, जनरल बिपिन रावत का ये आखिरी वीडियो है जो दर्दनाक हादसा हुआ था। पूरा देश कल दुआ कर रहा था, चमत्कार की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि जितनी भयानक वीडियो सामने आई थी इस हादसे से, उससे लग रहा था कि किसी का बच पाना मुश्किल है, लेकिन हर कोई चाहता था कि चमत्कार हो जाए और बिपिन रावत, उनकी पत्नी और तमाम लोग जो सवार थे उनकी जान बच जाए। लेकिन शाम होते होते ये तस्वीर क्लियर हो गई, जो मन में डर था, भय था, वही सच हुआ और 13 लोगों की मौत की खबर। लेकिन अभी भी एक जिंदगी अभी भी बीच में झूलती हुई नजर आ रही है। अस्पताल में वो ऑफिसर भर्ती हैं जिनका इलाज लगातार जारी है, लेकिन न्यूज़ 18 पर ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देखिए। ये वीडियो जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर का है। इसी हेलीकॉप्टर में वो सवार थे। बेहद सेफेस्ट, ताकतवर हेलीकॉप्टर्स में से एक है। कई अभियानों में ये हेलीकॉप्टर हिस्सा ले चुका है, डबल इंजन का हेलीकॉप्टर, और ऐसे में ये बड़ा हादसा कल हुआ और उसके बाद ये बेहद दुखद खबर, सीडीएस बिपिन रावत अब हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी पत्नी मधुलिका भी उनके साथ मौजूद थी। इनके साथ ही 14 लोग भी मौजूद थे, यानी कि कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मौत हो गई है। और ये सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको ये वीडियो दिखा रहा है तमिलनाडु के कुल्लूर में किस तरीके से ये बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। पूरा देश नम आंखों के साथ बिपिन रावत, उन तमाम सपूतों को श्रद्धांजलि देता हुआ नजर आ रहा है। बिपिन रावत जो कि अपनी कार्यक्षमता के लिए जाने जाते थे, 4 दशकों से देश की सेवा के लिए निस्वार्थ सेवा जो उन्होंने दी है, हर कोई उन्हें याद करता हुआ 31 दिसंबर 2019 को बतौर सीडीएस वो नियुक्त किए गए थे। और सीडीएस जैसे पद को क्रिएट करने के बाद लगातार यही उम्मीद की जा रही थी कि अब क्या कुछ बड़े बड़े चेंजेस बिपिन रावत कर सकते हैं। और इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ ही जनरल एजीबी जैनी मौजूद है। सबसे पहले विनोद दत्ता जी, आपका रुख करना चाहूंगी। और ये वीडियो देखिए, हादसे से कुछ देर पहले का है। बेहद सेफेस्ट, ताकतवर हेलीकॉप्टर माना जाता है, डबल इंजन का हेलीकॉप्टर, लेकिन इसके बावजूद ये दर्दनाक हादसा हुआ। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बड़ा स्टेबल एरियल प्लेटफॉर्म है और बड़ा रिलायबल एवियोनिक्स इसमें है, और इट इज द वर्क हॉर्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी। मैंने इसमें काफी ट्रेवल किया है, काफी उड़ानें भरी हैं, चाहे वो रिकॉनेसेंस के बारे में हो, चाहे वो एयर मेंटेनेंस में हो, या कोई वीआईपी मूवमेंट हो। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये या तो किसी टेक्निकल ग्लिच या किसी और एवियोनिक्स के फेलियर्स की वजह से ये हुआ होगा। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन ये जो वीआईपी स्क्वाड्रन्स में इस तरह के जो जहाज होते हैं, उनको काफी सेफ्टी प्रोटोकॉल से गुजरना पड़ता है। और रही बात खराब मौसम की, देखिए मैंने पहले भी कहा है कि वेदर क्लियरेंस या वेदर वार्निंग अगर होती है तो ऐसे ऑपरेशंस अंडरटेक नहीं किए जाते हैं। कई बार मैं कश्मीर में था जहां ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर साहब आए और वेदर वार्निंग थी तो उनको बाई रोड ले जाया गया। तो अगर इस तरह की कोई आशंका होती, क्योंकि देखिए कोयम्बटूर से वेलिंगटन की जो दूरी है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 80 किलोमीटर की दूरी है, तो वो रास्ता अगर इस तरह की कोई वेदर वार्निंग होती तो बाई रोड भी तय किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि इस तरह की कोई वो नहीं थी, जहाज ने या चॉपर ने डिसेंट शुरू कर दिया था और केवल महज 10 मिनट की दूरी पे था जब उसे वेलिंगटन जिमखाना क्लब के पास हेलीपैड है, जहां गोल्फ कोर्स भी है, वहां उसको उतरना था। और वो एरिया एकदम बिल्कुल क्लियर है। मैं भी वहां डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ, तो मैं उस एरिया को बखूबी जानता हूँ। और कुनूर तो जस्ट 6-7 किलोमीटर का वक्फा है वहां से, यह दूरी है। तो इस तरह की, अच्छा दूसरी चीज, जो नीलगिरी हिल्स है वहाँ हाइट बैंड्स भी कोई ज्यादा नहीं है, ये कोई लद्दाख या इस तरह का रीजन नहीं है। यहाँ जो आप अगर हाइट बैंड्स देखें हैं जो नीलगिरी हिल्स के हैं, वो 5000 से लेके 6000 तक है। जो डोडा पेटा जो हाईएस्ट पॉइंट है वो करीब 7000 फीट का है। लेकिन वहां तक तो उसने नेगोशिएट किया ही नहीं, क्योंकि कोयम्बटूर जो एक प्लेन्स एरिया है,
वहां से वो कुनूर और कुनूर से उसने वेलिंगटन में लैंड करना था। वेलिंगटन की हाइट के करीब 5-5.5 फीट की है, एंड इट्स ए वेरी गुड वैली। तो इस ठीक है। मुझे समझ में नहीं आता कि भाई सिवाय इसके कि इसमें कोई टेक्निकल ग्लिच हो, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ह्यूमन एरर, बिकॉज जिस तरह के पायलट्स इन जहाजों में होते हैं या इन स्क्वाड्रन्स में होते हैं, वो मास्टर ग्रीन पायलट्स होते हैं, वो जी। QFIs होते हैं, इंस्ट्रक्टर्स होते हैं। जो सारा स्टाफ होता है वो आला दर्जे का होता है। 8 से 10, 11, 12 साल की सर्विस होती है उनकी बिल्कुल। इन ठीक है। फ्लाइंग डिफिकल्ट टेरेन्स। जी, जेनी साहब, आपको क्या लगता है कि वीवीआईपीज फ्लाइंग में क्या कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या कुछ प्रक्रिया होती है? क्योंकि दत्ता साहब तो कह रहे हैं कि देखिए ह्यूमन एरर की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या आपको लगता है टेक्निकल ग्लिच या मौसम की बड़ी वजह हो सकती है? देखिए, दत्ता साहब ने बहुत अहम बातें कही हैं। पहली बात तो कि जब इतना बड़ा वीआईपी पर्सनैलिटी, जब उसमें CDS के लेवल के ऑफिसर रैंक का आदमी ट्रैवल कर रहा है इंपॉर्टेंट मिशन के लिए, तो कोई वजह नहीं है कि वो हवाई जहाज को प्रेपरेटरी हालत में जो उसकी तैयारी होती है, मेंटेनेंस होती है, फ्यूलिंग होती है, एवियोनिक्स चेक होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चेक होते हैं, कम्युनिकेशन चेक होता है, ये सब हुआ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, पायलट्स के बारे में दत्ता साहब ने सही बोला कि जो इस ऐसी किस्म की फ्लाइट होती है, इतने वीवीआईपी की फ्लाइट्स होती है, उसमें मास्टर ग्रीन पायलट्स होते हैं, आला दर्जे के, हमारे एयरफोर्स के सबसे अव्वल नंबर के पायलट होते हैं। तो ये कहना कि उनसे कोई ह्यूमन एरर हुआ हो, ये सिर्फ खुदा ही ह्यूमन एरर करा सकता है, वो इंसान खुद नहीं कर सकता। अब बात रही कि हुआ क्या होगा। देखिए, वेदर ये हवाई जहाज जो है, ये नॉर्मल मी-17 नहीं है, मिस्कलॉफ 1717 हेलीकॉप्टर नहीं है, ये मी-17 का B5 सीरीज है। जो B5 सीरीज हमने 2008 में डिमांड किए थे, और 80 पीस इनके 80 हेलीकॉप्टर 2013 में आए थे। और एक हेलीकॉप्टर की जिंदगी जो है वो सालों में नहीं गिनी जाती है, दशकों में गिनी जाती है। 20 साल 30 साल तक ये नए माने जाते हैं। तो ये बड़ा ही आधुनिक और बहुत ही अच्छा हेलीकॉप्टर है। अब रही वेदर की बात, जो नॉर्मल रेडार होता है, दत्ता साहब मेरे से सहमत होंगे कि इस वाले हेलीकॉप्टर में ऑन बोर्ड वेदर रेडार है। मतलब एक और रेडार है जो कि हेलीकॉप्टर के अंदर है, जो कि आपको इमीडिएटली बताता है कि विजिबिलिटी क्या है। तो अगर वेदर खराब हुआ होता तो या तो पहले से रिपोर्ट मिली होती, लेकिन वो या फिर ऑन बोर्ड वेदर रेडार बताता। तो एक बड़ी ही एक डरावनी सी, एक भयानक सी एक वो सिचुएशन है कि ब्लडी हेल हुआ क्या वहां पर। तो यही कह सकते हैं कि कोई टेक्निकल ग्लिच हुई होगी। देखिए, ये मशीन है, मशीन कभी भी कोई क्या उसमें फ्यूल स्टॉपेज हुई है, या रोटर मूवमेंट स्टॉप हो गया है, या इलेक्ट्रॉनिक्स गिव अवे कर गए, क्या हुआ है, ये अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बताएगी। अब रही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की बात, ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कोई असाधारण कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं होगी। ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सारे पहलू देखेगी। ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी देखेगी कि भाई इसमें किसी कोई अनटूवर्ड हाथ तो नहीं है, कोई एक्सेप्टेबल वो इंटरवेंशन तो नहीं है, कोई इसमें सबोटाज का चांस तो नहीं है, किसी की जानबूझ के कोई गलती तो नहीं है, जानबूझ के गलती तो करेगा भी कौन, और इसमें हुआ क्या। तो ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऐसे ही नहीं कर दी जाएगी कि बंद कर दी जाएगी फाइल और फिर वेट करेंगे हम दूसरे एक्सीडेंट के लिए। अब मैं एक दो बात अहमियत की कहना चाहता हूं, वो मुझे आप 30 सेकंड और दे दें। आमतौर पे क्या होता है कि जब इस किस्म की एक बेडवा के भाई एक बड़ा क्वेश्चन मार्क, क्या हुआ, ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अगले 15-20 दिन महीने भर तक क्या हुआ ढूंढती रहेगी। और जब नहीं मिलता कि क्या हुआ, तो ह्यूमन एरर करके फाइल बंद कर दी जाती है। क्यों ह्यूमन एरर? क्योंकि वो जो पायलट था वो तो बेचारा है नहीं उसको जवाब देने के लिए कि भाई मैंने तो कोई ह्यूमन एरर किया नहीं। हालांकि ब्लैक बॉक्स अभी तक शायद मिला नहीं है, कुछ हिस्से मिले हैं हेलीकॉप्टर के। मैं दुआ करता हूं कि वो ब्लैक बॉक्स मिल जाए, जिससे कि सारा कम्युनिकेशन ATC से जो कम्युनिकेशन हुआ है, ATC से क्या बात हुई है, क्या पायलट ने कोई डिस्ट्रेस कॉल दिया है, कोई मेडे कॉल होता है उसका, वो कॉल उसने किया कि नहीं किया। तो जब अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो ये ह्यूमन एरर करके और
फाइल को थोप दिया जाएगा। मैं आगाह करना चाहता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको खाली ह्यूमन एरर के ऊपर बंद करके, क्योंकि सच निकलना चाहिए इसमें कि क्या मशीन की गलती थी या क्या कोई इसमें और गैर दखूली अंदाज था। दूसरी बात, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये सैबोटाज आप सैबोटाज कल से बहुत सुन रहे हैं कई टीवी चैनल पे। मैं कल 11 टीवी चैनल पे था, 3 बजे से लेके 11 बजे तक रात के, मैं 11 टीवी चैनल पे मैं था और हर टीवी चैनल पे सैबोटाज। देखिए बहुत आसान बात है सैबोटाज का नाम ले देना। ये चाइना ने किया होगा, पाकिस्तान ने किया होगा, किसानों ने किया होगा, ये फलानों ने किया होगा, साबका फौजियों ने कराया होगा। नहीं साहब, ऐसे नहीं होता है। सैबोटाज ये नहीं होता है। जब ये ऐसे वीआईपी और की ये फ्लाइट मिशन होती है, ये शेड्यूल्स होते हैं, इनके ऊपर में बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी का अरेंजमेंट और बंदोबस्त होता है। जो प्रोटोकॉल की आप बात कर रही थी, इतना जबरदस्त प्रोटोकॉल होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी सैबोटाज इन दिस काइंड ऑफ थिंग। बिल्कुल जैनी साहब, ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, और ये लगातार एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर का ये वीडियो, जब हादसा हुआ उससे चंद मिनट पहले का ये वीडियो आप देखिए। और दूसरी ही तरफ ग्राउंड जीरो पर अब स्थितियां आप देखिए किस तरीके से हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। विनोद दत्ता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए जैनी साहब ये कह रहे हैं कि 15-20 दिन ये लगातार जांच होती रहेगी और एट दी एंड ये कह दिया जाएगा कि देखिए ह्यूमन एरर हो सकता है, टेक्निकल ग्लिच जो मेन वजह रही है उस तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब ब्लैक बॉक्स मिल जाएगा या सीडीआर मिल जाएगा, उसके बाद ये काफी गहन इंक्वायरी होगी, काफी डिटेल्ड में इंक्वायरी होगी और जो फैक्ट्स हैं वो सामने आएंगे। क्योंकि देखिए, ये कोई पहला ऐसा एक्सीडेंट है नहीं या एयर क्रैश नहीं है। इससे पहले भी हमने हवाई जहाज खोए हैं, इससे पहले भी हमने अपने जाबाजों को खोया है। तो एक्सीडेंट कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि जहां इस तरह की वॉर मशीन्स हैं, जहां इस तरह का इनहॉस्पिटेबल वेदर है, वहां ऐसे वारदात होना कोई अचंभा नहीं है। पहली बात। दुख इस बात का है कि इसमें सीडीएस साहब और बाकी जो रणबांकुरे थे उनकी जान चली गई और वेदर कंडीशंस भी ठीक थी और कोई इनहॉस्पिटेबल टेरेन इतनी ज्यादा नहीं थी बनस्पत आप लद्दाख या उसको करें। तो पूरी इंक्वायरी डिटेल में जाएगी, क्योंकि वो इन सारी पहलुओं की जांच करेगी कि इसके अंदर क्या हुआ या क्या रीजन से, या ह्यूमन एरर का एंगल भी इसमें जांचा जाएगा। क्योंकि सैबोटाज का देखिए वो एंगल भी इसमें चेक किया जाएगा, लेकिन क्योंकि ये एक बड़ा सिक्योर बेस है कोयम्बटूर का, यहाँ कोई इस तरह का बिल्कुल ठीक है। सर, आपको रोकना चाहूंगी, सर कुछ सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त तमिलनाडु के कन्नूर से हमारे सहयोगी संदीप बोल भी मौजूद है, सीधा लाइव उनका रुख कर लेते हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट वहां से मिल रहा है? मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल भी अब लगातार जारी है, आपके पास क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम लोग वहीं पर मौजूद है जहां पे क्रैश हुआ है और आप ये रास्ता देख सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल जो है तमिलनाडु पुलिस ने जो है इस पूरे रोड पैच को बंद कर दिया, यानी कि अब यहाँ से कोई भी जो है शख्स जो है ऊपर नहीं जा सकता। अभी थोड़ी देर पहले ही एक फॉरेंसिक टीम वहाँ पे पहुँची है और वहाँ पे जांच करने के लिए गई है और इस वक्त जो है अब यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर का रास्ता होगा ऊपर पहाड़ी से, पहाड़ के ऊपर वहाँ जो है वो क्रैश हुआ है। चूँकि अब किसी को वहाँ जाने नहीं दिया क्योंकि जाँच तेज है। और मैं थोड़ा सा दिखा देना चाहूँगा कि यहाँ की स्थिति कैसी है। आप देख सकते हैं कि वेदर जिसकी वजह से जो है बताया जा रहा है कि एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है, मौसम जो है कभी भी बदलता है। पहाड़ के ऊपर आप देख सकते हैं कि कैसे अभी भी बादल घिरे हुए हैं और ये इसका कोई भरोसा नहीं कब जो है और नीचे आ जाए और बिल्कुल ये पूरी वैली दिखनी बंद हो जाए। बताया जा रहा है कि जो सीडीएस का जो हेलीकॉप्टर है वो उधर से उस तरफ से उड़ता हुआ इस वैली के उधर से चक्कर लगाता हुआ इस पहाड़ी पर आके टकराया, क्योंकि यहाँ से जो है कुछ ही दूरी पर जो है यानी कि 5 से 6 किलोमीटर दूरी पे वेलिंगटन का वो जगह है जहाँ पे उनको आना था एक लेक्चर के लिए, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। अगर एरियल डिस्टेंस की बात करें तो 3 से 5 किलोमीटर का एरियल डिस्टेंस होगा और उस एरियल डिस्टेंस को कवर करने में महज 5 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा इस
V5 हेलीकॉप्टर से, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और वो क्रैश हुआ। लेकिन अब जांच जारी है कि आखिर इस क्रैश के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि मौसम उसकी एक वजह हो सकती है, तकनीकी खराबी भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि कभी भी ऐसी वीवीआईपी मूवमेंट जब भी किसी चॉपर से होता है, हेलीकॉप्टर से होता है, क्योंकि ये वो हेलीकॉप्टर्स हैं, इन हेलीकॉप्टर्स में तो प्रधानमंत्री भी जो है विजिट करते हैं, इसी के जरिए जो है अगर कहीं दूर दराज के इलाकों में उनको जाना होता है तो इन्हीं हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही अगर हम लोग बात करें कि इन्हीं हेलीकॉप्टर को इतना ज़्यादा जो है सिक्योर माना जाता है कि इन्हीं से जो है मूवमेंट सबसे ज़्यादा की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका है और यहाँ पे इस वक्त भी मौसम खराब है। बिल्कुल, इस वक्त भी मौसम खराब है और हो सकता है मौसम ही सबसे बड़ी वजह हो इस हादसे के पीछे।